सामान्य अध्ययन के सफ़र जीएस जर्नी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और डेली की तरह आपके बीच में उपस्थित हैं डेली टॉप 10 के साथ 10 सवाल जो आपके लिए विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और समसामयिकी से जिनका संबंध होता है। तो समसामयिकी के 10 सवालों में से आज इस सवाल के साथ हम आपके बीच हैं। आपके लिए स्क्रीन पर है, अभी आपने हाल ही में सुना होगा, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में भारतीय नौसेना कि कौन सी पनडुब्बी श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पहुंची है। आईएनएस सिंधु केसरी, आईएनएस सल्की, आईएनएस निर्देशक, आईएनएस करंज। विच इंडियन नेवी सबमरीन रिसेंटली reached Colombo port in Sri Lanka to enhance maritime cooperations। यानी समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में भारतीय नौसेना की कौन सी पनडुब्बी श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पहुंची है, और यह पहुंचने वाली है आईएनएस सिंधु केसरी। अभी हाल ही में आपने सुना होगा भारत और श्रीलंका के मध्य जो INSLN डाइवेक्स भारतीय और श्रीलंकन नेवी के बीच का एक सैन्य अभ्यास था जो 21 से 28 अप्रैल के दौरान आयोजित किया गया था। इसी के दौरान इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स के ठीक बाद इसको लॉन्च किया गया। हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और भारत श्रीलंका के बीच मजबूत होते रक्षा संबंधों का संकेत है। इसका मूल उद्देश्य समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना और एक परिचालन में तालमेल स्थापित करना। यह जहाज 18 दिसंबर 2024 को विशाखापत्तनम में नौसेना में शामिल किया गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसे किस तिथि को शामिल किया गया, 18 दिसंबर 2024 को नौसेना में शामिल किया गया था और पूर्वी नौसेना कमान के तहत काम कर रहा है। अप्रैल 2026 के अंत तक श्रीलंका के साथ संयुक्त डाइविंग अभ्यास में यह भाग ले रहा था। अभी जो अप्रैल में श्रीलंका के साथ भारत का जो संयुक्त नेवी का डाइविंग अभ्यास हुआ है उसमें यह जहाज़ भाग ले रहा था। दूसरा सवाल आज का आपके सामने है। हाल ही में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें कनाडाई प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया था। कोपेनहेगन डेनमार्क, तिराना अल्बानिया, एरेवन आर्मेनिया और बुडापेस्ट हंगरी। यानी अभी हाल ही में जो यूरोपीय राजनीतिक समुदाय यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी का जो सम्मेलन हुआ है यह हुआ है एरेवन आर्मेनिया में। एरेवन आर्मेनिया में हुआ है। गौरतलब हो आर्मेनिया की राजधानी है, वहीं अल्बानिया की राजधानी तिराना है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। इसमें भागीदारी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी जो पहले गैर यूरोपीय नेता थे, यानी इसमें भाग लेने वाले पहले गैर यूरोपीय नेता हैं कनाडा के प्रधानमंत्री। ज़्यादातर इसमें यूरोपीय नेता हैं, चूँकि नाम ही है आप देख रहे हैं यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी में गैर यूरोपियन जो भाग लिए हों कनाडा के प्रधानमंत्री रहे मार्क कार्नी। रूस से दूरी बना रहे आर्मेनिया को समर्थन और यूरोपीय देशों के साथ सहयोग को बढ़ाना, इस उद्देश्य से EPU की बैठक अभी हुई है। यूक्रेन के लिए समर्थन और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, इस विषय पर भी चर्चा हुई कि पिछले 4-4.5 वर्षों से ज़्यादा समय से जो रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष है उसमें यूक्रेन को किस प्रकार से मदद करें हम, यानी यूरोपियन पॉलिटिकल जो कम्युनिटी है इसने इस पर विचार किया कि किस प्रकार से यूक्रेन को मदद किया जाए। तीसरा सवाल आपके लिए है, किस भारतीय स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में पीले धातु की कीमतों की पारदर्शिता, पीले धातु कहने का संशय हाँ सोना से, की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक नए सेगमेंट के रूप में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद EGRS इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स लॉन्च किया है। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और सही आंसर है इसका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ध्यान में एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, व्हिच इंडियन स्टॉक एक्सचेंज हैज recently launched electronic gold receipts as a new segments to ensure transparency in the pricing of the yellow metal gold। अर्थात कि पीले धातु की कीमतों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिस रिसिप्ट को लॉन्च किया गया है वो रिसिप्ट है EGRS, और इसको किसने किया है, NSE ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने किया है। 4 मई 2026 से यह प्रभावी रूप से शुरू किया गया है।
और मूल उद्देश्य आप समझ ही गए हैं। लॉन्च के समय 1000 ग्राम यानी 1 किलो वजन वाले सोने के बार को सफलतापूर्वक इलेक्ट्रॉनिक रसीद में परिवर्तित करके इस ढांचे की परिचालन तत्परता का प्रदर्शन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपने वर्षों से बहुत पुरानी परंपरा थी उनकी तरबार मूव, अर्थात इसमें राजधानी हस्तांतरित किया जाता था। राजधानी हस्तांतरित करने की यह परंपरा को 150 साल पुरानी परंपरा है, फिर से शुरू किया है। किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा यह शुरू किया गया है? क्वेश्चन को एक बार देख लें। किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 4 साल के अंतराल के बाद यानी दरबार मूव की 150 साल पुरानी परंपरा को फिर से शुरू किया? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, दिल्ली, और सही आंसर है इसका जम्मू कश्मीर। ये परंपरा थी जम्मू कश्मीर में, जिसको जम्मू कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फिर से शुरू करने की घोषणा की है। और इस घोषणा अक्टूबर 2025 में इस बहाली की घोषणा के बाद मई 2026 में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में सचिवालय खोलने पर औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर की अध्यक्षता की। और यह गार्ड ऑफ ऑनर की मतलब यह जो प्रक्रिया की शुरुआत हुई, यह फिर से इस परंपरा के शुरू करने का प्रतीक है। भारत में साइबर अपराध को उजागर करने के लिए हाल ही में किन 2 भारतीय पत्रकारों ने 2026 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है। आपको बताना है कि भारत के कौन 2 पत्रकार रहे जिन्होंने 2026 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। विच 2 इंडियन जर्नलिस्ट रिसेंटली ऑन द 2026 पुलित्जर प्राइज फॉर एक्सपोजिंग साइबर क्राइम इन इंडिया? इंडिया में साइबर क्राइम को एक्सपोज करने के लिए पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले 2 भारत के पत्रकार रहे हैं आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा, दार यासीन और मुख्तार खान, झुम्पा लाहरी और गीता आनंद, सिद्धार्थ मुखर्जी और चन्नी आनंद। सबसे पहले तो यह ध्यान में रखेंगे कि ये जो आप चारों में विकल्प देख रहे हैं सब के सब कभी न कभी पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन इस बार का यह पुरस्कार गया है आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा के नाम। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर हो, इससे पहले थोड़ा सा नज़र डालते हैं पुलित्जर पुरस्कार जो इस बार मिला है इसके लिए। यह सम्मान इलस्ट्रेट रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री श्रेणी में प्राप्त किया है। प्रोजेक्ट का नाम जिस पर उन्होंने काम किया दोनों ने, उसका ध्यान में रखना, ट्रैप्ड। यह एक रिपोर्ट है जो मूल रूप से ब्लूमबर्ग के लिए तैयार किया गया था। और एक ध्यान में रखना, अनिरुद्ध घोषाल को भी इसी वर्ष पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ है, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग की श्रेणी में। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग की श्रेणी में भी भारतीय को ही पत्रकार को ही पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। छठा सवाल आपके लिए है, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया 2026 में। 180 देशों की यह पूरी सूची थी। आपको बताना है कि 180 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा था, यानी व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमॉन्ग 180 कंट्रीज इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। गौरतलब हो 3 मई से पहले इसको प्रकाशित किया जाता है और 150वीं, 151वीं, 161वीं, 157वीं। भारत का इस बार जो स्थान रहा है वह 157वीं रहा है। हम अगर बात करें पीछे की तो और गिरावट आया है। पिछले वर्ष अगर हम इस श्रेणी की बात करें तो उसमें हम 151वीं रैंक में थे और अब हम उसमें थोड़ा सा और नीचे आ गए हैं। यह बड़ा गंभीर विषय है, यानी लगातार प्रेस स्वतंत्रता के विषय पर हाँ ये चर्चा होगी तो इसमें भारत का प्रदर्शन खराब से खराब होता जा रहा है। और जैसा कि हमने जिक्र किया कि 3 मई से पूर्व में यह प्रकाशित होता है। 7वां सवाल आपके लिए, अभी हाल ही में एक वायरस काफ़ी चर्चा में धीरे धीरे आ रहा है और वायरस का नाम है हंता वायरस। अब आपको ये बताना है कि यह वायरस का जो प्राथमिक वाहक है, वाहक मतलब एक से दूसरे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला या एक से दूसरे में ले जाने वाला कौन है? निम्न में से किसके माध्यम से हंता वायरस का संक्रमण हो सकता है? चूहा, गिलहरी, बीबर, गिनी पिग। और इसका सही आंसर है चूहा। गौरतलब हो चूहा, आप अगर बहुत पीछे जाएंगे तो चूहा के कारण जो बीमारी फैलती थी उसमें प्लेग भी रहा है। हंता वायरस का प्राथमिक वाहक कृतंक चूहा जिसकी चर्चा हमने किया। यह वायरस संक्रमित चूहों के मूत्र, मल और लार के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित चूहों के मूत्र,
मल और लार के संपर्क में आने से फैलता है। फैलने का जो कारण है वो मलमूत्र के कण हवा में मिलकर सांस के जरिए फेफड़ों में आते हैं और इंसान को संक्रमित करते हैं। उत्तरी अमेरिका में हिरन चूहा और अन्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के चूहे इसके मुख्य वाहक हैं। अभी जो हाल में ये मामला है, मई 2026 में अटलांटिक क्रूज शिप पर इसके मामले सामने आए हैं। यह वायरस इंसानों की पल्मोनरी सिंड्रोम, हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम HPS, फेफड़े की बीमारी का के लिए उत्तरदायी होगा। यानी इसके कारण जो इंसान में बीमारी होगा वो फेफड़ा में HPS, हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, और इसके साथ साथ जो है सो यह मतलब हेमरेजिक फीवर के साथ साथ रीनल सिंड्रोम, किडनी की बीमारी का कारण बन सकता है। इस प्रकार से यह काफ़ी हानिकारक वायरस है। 8वां सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 का विषय क्या है? इनहेल्ड उपचारों को सभी के लिए सुलभ बनाएं, अस्थमा शिक्षा सशक्तिकरण, अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों के लिए सूजन रोधी इनहेलर की उपलब्धता अभी भी एक आवश्यकता, और इनमें से सभी। और सही आंसर है इसका 8वां का आंसर है C। अगला सवाल हमारे लिए है, एक नज़र इस पर डालते हैं। इस थीम का मुख्य उद्देश्य मरीजों के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर्स के सही उपयोग को बढ़ावा देना है, नहीं क्योंकि कई लोग अभी भी केवल त्वरित राहत इनहेलर्स पर निर्भर हैं। यह आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा हर साल मई के पहले मंगलवार को किया जाता है। अगला सवाल हमारे सामने स्क्रीन पर है, 9वां है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस जिले को भारत के पहले और एकमात्र मोती की खेती क्लस्टर के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है? मोती की खेती, पर्ल फार्मिंग क्लस्टर की आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। ऑप्शन है आपके लिए हजारीबाग जो झारखंड में पड़ता है, तूतीकोरिन तमिलनाडु का, बड़ोदरा गुजरात का, बेगूसराय बिहार का। अब ये जो ज़िले हैं इनमें से कहाँ भारत का पहला और एकमात्र मोती की खेती क्लस्टर के रूप में आधिकारिक मान्यता दी गई है सरकार के द्वारा? किसको दी गई है? और ऑप्शन है सही, इसका आंसर हजारीबाग को यह दिया गया है। भारत सरकार ने झारखंड के हजारीबाग जिले को भारत के पहले और एकमात्र मोती की खेती क्लस्टर के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हजारीबाग को 22 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ एक समर्पित मोती उत्पादन क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। लास्ट सवाल आज क्या है, अस्पतालों में सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने अग्नि सुरक्षा सप्ताह 2026 शुरू किया है? अग्नि सुरक्षा सप्ताह 2026 की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? रक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। और सही आंसर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा अग्नि सुरक्षा सप्ताह 2026 की शुरुआत की गई है और यह 4 मई से शुरू किया गया है। 4 मई से 10 मई 2026 तक यह संचालित होगा, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं में अग्नि सुरक्षा ऑडिट और दिशा निर्देशों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। ये 10 सवाल थे जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।